फ्रेंड्स, वेलकम टू रिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारा चल रहा है भूगोल एनसीईआरटी कक्षा 6, जिसका आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। उससे पहले हम लास्ट क्लास का आंसर देख लेते हैं। और 2 बच्चों ने कमेंट भी किया है, थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं अच्छे से क्लास, उसके लिए हमारा क्वेश्चन था, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस स्थान पर सबसे अधिक होती है। तो जो आप लोगों ने कमेंट किया है विषुवत रेखा पर, वो बिल्कुल सही है। और जो दूसरा आंसर भी हो सकता है इसका, वो ये भी हो सकता है कि भूमध्य रेखा पर। दोनों एक ही होती है। यदि आपको कहीं ऑप्शंस में विषुवत रेखा ना दे, भूमध्य रेखा दे दे, या भूमध्य रेखा ना दे, विषुवत रेखा दे दे, तो आप दोनों ही आपका सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पृथ्वी की गति के बारे में। तो पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। ठीक है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वो उसका घूर्णन कहलाता है ना। आप इमेजिन करिएगा, जब आप बॉल फेंकते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, तो बॉल क्या होता है, घूमती हुई बॉल जाती है कि नहीं जाती है, कि वो सीधी जाती है। आप जिस गति से उसको फेंकते हैं तो वो घूमती घूमती हुई जाती है। वो एक गति में भी चल रही है और वो खुद में भी एक मोशन करती हुई जा रही है। तो इसी तरीके से पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर भी चल रही है और खुद भी वो अपने आप में घूम रही है, जिसे उसका घूर्णन कहते हैं। तथा जो वो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको क्या कहते हैं, उसे पृथ्वी की गति का परिक्रमण कहते हैं। इसको आप बहुत आराम से ध्यान रख सकते हैं। चूंकि वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है तो वो परिक्रमण है, और अपने अक्ष पर घूम रही है तो वो घूर्णन है। ठीक है, चलिए। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षा सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ आप देखिएगा इस वाले चित्र में, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा इस चित्र में, इस तरीके से तो एक ही हिस्से पर रोशनी पड़ेगी। आगे देखिए, सूर्य की ओर वाले जो भाग हैं उसमें दिन होगा, जबकि दूसरा भाग जो है उसमें रात होगी। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है ना, ये वृत्त इधर, इसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति वृत्त। आप लोग ना इस क्लास को ना बिल्कुल भी सीरियसली नहीं देख रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें से क्या ही आएगा। ठीक है, आपको ये बच्चों जैसी चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन क्या होता है कि हम यूपीएससी को क्रैक करने के में स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ भागते हैं कि स्टैंडर्ड बुक से आएगा, बड़ी बड़ी बुक देखते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपना बेसिक भूल जाते हैं। अब देखिए, प्रदीप्ति वृत्त, दो स्टेटमेंट आ रहे हैं या तीन स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसमें एक स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी से आता है। आता, मैं ये नहीं कह रही कंफर्म है, आ जाता है, मोस्टली देखा गया है। और क्या होता है कि अगर आपको बेसिक नहीं पता ना, आप बेसिक भूल गए हैं पढ़ के, तो आपका वो क्वेश्चन गलत ही होगा। इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए और इस क्लास को बच्चों की क्लास ना समझ के आप ही के प्रॉफिट की क्लास समझिए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। आगे पढ़िए, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। हम सभी को पता है कि 24 घंटे होते हैं हमारी पृथ्वी पर। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है तथा पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। पूरे दिन में पृथ्वी अपना जो घूर्णन करती है वो कितने घंटों में करती है, 24 घंटों में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो परिक्रमण कहलाती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उसका यदि हम समय देखें, समय पर हम बात करते हैं, पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन तथा 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। लेकिन क्या होता है कि जो लोग जो जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस पे स्टडी की है, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से दिनों को याद रखने के लिए ये जो 6 घंटे हैं उनको हटा देते हैं। सिर्फ ये बताया जाता है कि 365 दिन होते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि 4 साल में फरवरी में 29
दिन होते हैं, ठीक है। तो वो जो 6 घंटे 4 साल में जुड़ जुड़ के 24 घंटे बनाते हैं तथा एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है जिसे लीप वर्ष कहते हैं। और उस साल में कितने दिन होते हैं? 366 दिन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यही 6 घंटे होते हैं जो जुड़ जुड़ के 4 साल में पूरा एक दिन बना लेते हैं पृथ्वी की गति से, जो पृथ्वी की परिक्रमा है उसमें, ठीक है। आगे बात करें तो सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु में बांटा जाता है। हम सभी ये महसूस करते हैं और हम सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, वसंत भी होती है और शरद भी ऋतु होती है। ऋतु में जो परिवर्तन होता है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के कारण होता है। जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती जाती है उसी तरीके से पृथ्वी के मौसम में भी बदलाव होता जाता है। ऋतु में, सॉरी मौसम में नहीं, ऋतु में। मौसम तो क्या होता है, मौसम क्या होता है, मौसम चंद सेकंड्स का या चंद कुछ ही टाइम का होता है, जैसे कि अभी घटा हो गई, अभी बरसात हो गई। लेकिन ऋतु क्या होती है, कुछ टाइम तक टिकती हैं, सीजन्स चलते हैं, 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने, ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म होती है ऋतु और मौसम शॉर्ट टर्म होता है। आगे बात करें 21 जून को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। ये झुका नहीं है, झुका होता है तथा सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। अब आप यहाँ समझिएगा, ये देखिएगा आप चित्र, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए 21 जो जून है इसका जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर, ये जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की ओर झुका हुआ है, ठीक है। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी कहाँ पड़ रही हैं, आपकी किरणें पड़ रही हैं कर्क रेखा पर। और यहाँ जब कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा, ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी तथा ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, ऊष्मा कम होगी, ठीक है। आगे बात करें तो उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन होता है। आइए यहाँ पढ़ते हैं, उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त के ऊपरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। आगे देखें तो 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। किन क्षेत्रों में, हमारे भारत में भी, हमारा भारत कौन सी रेखा पे पड़ता है, कर्क रेखा हमारे भारत से होके जाती है ना, तो ये प्रभाव आपको, आप खुद भी महसूस करेंगे, हमारे भारत में भी होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है, सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनात कहते हैं। आगे पढ़ें, 22 दिसंबर को, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव की जो है वो सूर्य की ओर झुका होता है। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ये जो है 22 दिसंबर है, यहाँ पे पृथ्वी अपना परिक्रमण कर रही है, ये सूर्य है। तो 22 दिसंबर में दक्षिणी ध्रुव जो है वो सूर्य की ओर झुका रहेगा इस तरह से, और सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं, मकर रेखा पे, ये कर्क रेखा ऊपर, ये मकर रेखा पे पड़ रही है। तो क्या होगा, ये दक्षिण आयनात कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है ये दिन, 22 दिसंबर को दक्षिण आयनात कहलाता है। आगे पढ़िए, ये हम पढ़ चुके हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में, इस चित्र के बारे में। तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। फिर से देखिएगा, यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, किरणें विषुवत वृत्त पर, यहाँ पर ये वाला क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये वाला क्या है, साउथ, ठीक है। दक्षिण विषुवत वृत्त है, यहाँ पे सीधी पड़ती हैं और 21 मार्च को यहाँ पर सीधी पड़ती हैं। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव
सूर्य की ओर नहीं झुका होता। जो ध्रुव है वो सूर्य की ओर झुका नहीं होता बल्कि सीधा होता है, उसकी तरफ सीधा आता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं और इसे क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की जो स्थिति है वो इसकी विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का घूर्णन है एवं परिक्रमण है वो उसके कारण ही जो पृथ्वी पर दिन एवं रात होते हैं तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, आज का चैप्टर बहुत छोटा था इसलिए क्लास बहुत छोटी हुई है हमारी। चलिए हम अपना प्रश्न देख लेते हैं। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? ठीक है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आपको डेली क्विज देखने को मिलेगी और इस जो ये क्लास हमने पढ़ी है इसकी PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। थैंक यू।